सो गाइस आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। और ये जो हमारा आज का वीडियो है ये हमारे इस चैनल का 28th वीडियो है जो कि आईएससी के कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम हमारे थर्ड चैप्टर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी के बाकी बचे हुए टॉपिक्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये वीडियो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी का 19th वीडियो है जिसमें कि हम पब्लिक डिपॉजिट्स के मीनिंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इस टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं। एंड गाइस बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, और वो ये है कि इस वीडियो में जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा वो सब CISCE काउंसिल के द्वारा इस चैप्टर के लिए जो सिलेबस बनाया गया है उसी को फॉलो करके बनाया जाएगा। तो वो सिलेबस अभी आपकी स्क्रीन पे मौजूद है और हम इसी सिलेबस को फॉलो करेंगे। एंड अगर आपको ये पूरा सिलेबस चाहिए तो इसका PDF का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो टॉपिक आता है वो है पब्लिक डिपॉजिट्स, जो कि एक टाइप का शॉर्ट टर्म सोर्स है बिजनेस फाइनेंस का। सो पब्लिक डिपॉजिट्स का मीनिंग क्या कहता है कि पब्लिक डिपॉजिट्स इज अ मेथड ऑफ रेजिंग बिजनेस फाइनेंस इन विच द अमाउंट ऑफ फाइनेंस इज डायरेक्टली रेज्ड फ्रॉम द जनरल पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ मनी डिपॉजिट्स इन रिटर्न ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द डिपॉजिटर। Any person who has interest in investing in a joint stock company can use this method. Here the person is required to fill up a prescribed form and deposit the amount he wishes to invest. The joint stock company in return issues a deposit receipt as acknowledgement. The regulation of public deposits is done by the Reserve Bank of India RBI. तो public deposits का मतलब क्या होता है? Public deposits एक short term financing source है जिसमें क्या होता है कि जो कंपनी का पैसा होता है वो पैसा कंपनी डायरेक्टली पब्लिक में से उठाती है। मतलब कंपनी को अगर छोटे समय के लिए पैसों की जरूरत है तो वो पैसों को वो डायरेक्टली मार्केट में जाके नॉर्मल पब्लिक में से उठा सकती है, एंड वो जो पैसा उठाएगी उसको कहा जाता है पब्लिक डिपॉजिट्स। सो पब्लिक डिपॉजिट्स में क्या होता है कि एक कंपनी जो होता है वो मार्केट में नॉर्मल पब्लिक के पास जाता है एक इन्वेस्टमेंट का ऑफर लेके। मतलब कंपनी मार्केट में जाके हर एक बंदे को बोल रही है कि आप मेरे कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको इतना % इंटरेस्ट देंगे एंड साथ ही साथ कुछ और भी एडवांटेजेस हैं जो कि देंगे। सो ये ऑफर लेके वो पब्लिक में लोगों के पास जाती है एंड ये ऑफर उनके सामने रखती है। अब जो लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं वो लोग कंपनी में एक अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, एंड उसके रिटर्न में क्या होता है कि जो कंपनी होती है वो उन सभी को एक रिसिप्ट दे देती है जो कि कहती है कि हाँ आपने हमारी कंपनी में इतना पैसा इन्वेस्ट किया है तो हम आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट के तहत इंटरेस्ट का अमाउंट देंगे। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान के चलिए हमारा कंपनी है जिसका फाइनेंस है 700 रुपया। अब हम इस फाइनेंस को अगर पब्लिक के डिपॉजिट्स के थ्रू रेस करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम इस 700 रुपए के फाइनेंस को लेके मार्केट में जाएंगे और हर एक आदमी जो कि इन्वेस्ट कर सकता है उसके पास जाके ये ऑफर रखेंगे, एंड जो आदमी उस ऑफर को मान लेंगे हम उनसे अपने कंपनी में इन्वेस्ट करवाएंगे। तो हम 700 रुपए का कैपिटल लेके पहले आदमी के पास जाते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेता है, वो हमारे पास इन्वेस्ट कर देता है। दूसरे के पास जाते हैं, वो भी एक्सेप्ट कर लेता है, इन्वेस्ट करते हैं। तीसरे के पास भी जाते हैं, वो भी एक्सेप्ट एंड इन्वेस्ट कर लेता है। तो ऐसे ही करते करते हम 7 लोगों के पास जाते हैं जो कि 100 रुपए करके हमारे कंपनी में एक फाइनेंस का अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो फाइनेंस का अमाउंट जो कि इन्वेस्ट हो रहा है ये जनरल पब्लिक के द्वारा इन्वेस्ट हो रहा है। तो ये अमाउंट जो कि जनरल पब्लिक हमारे कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है इसी को कहा जाता है पब्लिक डिपॉजिट्स। मतलब कि पब्लिक के द्वारा एक कंपनी में कितना फाइनेंस अमाउंट डिपॉजिट किया गया है उसी को हम लोग बोलते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स। एनी पर्सन हु हैज इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिंग इन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन यूज दिस मेथड। किसी भी आदमी जिसको इंटरेस्ट है इन्वेस्ट करने का वो इस सोर्स के थ्रू एक कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। हियर द पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फिल अप अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड डिपॉजिट द अमाउंट ही विशेस टू इन्वेस्ट। तो जैसा कि मैंने कहा कि कंपनी पब्लिक के पास ऑफर लेके जाती है एंड पब्लिक उसे एक्सेप्ट करके इन्वेस्ट करती है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो आदमी होता है उसे इन्वेस्ट करते वक्त एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है जो कि उससे उसका डिटेल्स एंड अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांगती है, एंड उसके बाद वो पैसा उसमें इन्वेस्ट कर देता है। द जॉइंट स्टॉक कंपनी इन रिटर्न इशूज अ डिपॉजिट रिसिप्ट एज एक्नॉलेजमेंट, एंड जो कंपनी होती है वो बदले में एक डिपॉजिट रिसिप्ट दे देती है उस आदमी को जो कि ये कहती है
कि हाँ आपने इतना इन्वेस्ट किया है तो हम आपको इतना इंटरेस्ट देंगे। द रेगुलेशन ऑफ पब्लिक डिपॉजिट इज डन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इसका जितना भी रेगुलेशन है, मतलब इसके ऊपर जितना कुछ भी इसमें होता है, ये सबका रेगुलेशन कौन करता है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के द्वारा ही ये सब कुछ रेगुलेट किए जाते हैं। सो पब्लिक डिपॉजिट्स का एक रिवीजन मार लेते हैं। पब्लिक डिपॉजिट्स कुछ नहीं है, बस एक शॉर्ट टर्म बिजनेस फाइनेंसिंग सोर्स है जिसमें कि बिजनेस फाइनेंस को डायरेक्टली पब्लिक में से उठाया जाता है, जहां पे कि जनरल पब्लिक में से इंडिविजुअल्स आके हमारे कंपनी में अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं एंड हम उन्हें बदले में इंटरेस्ट देते हैं। अब इसमें इन्वेस्ट करने के लिए एक आदमी को एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है एंड जो भी इन्वेस्टमेंट वो करना चाहती है वो उसे इन्वेस्ट करना पड़ता है उसमें, और उसके बाद कंपनी क्या करती है कि उसे एक रिसिप्ट दे देती है जो कि उसे ये बोलती है कि हाँ आपने इन्वेस्ट किया है तो ये रहा उस सब का डिटेल्स, हम आपको इतना इंटरेस्ट देंगे एंड इसका जितना भी रेगुलेशन है, इससे रिलेटेड जो कुछ भी काम होता है वो सब आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स, मतलब कि पब्लिक डिपॉजिट से क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं। सो द एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स आर एज फॉलोज। पहला एडवांटेज है सिंप्लिसिटी इन रेजिंग फंड्स। द प्रोसीड्यूर ऑफ रेजिंग फंड्स बाय पब्लिक डिपॉजिट्स इज सिंपल एज compared to other financing sources. The investor is required to fill a form and deposit the money. The documentation work is very less in public deposits. This makes this process simple both for the company and the investor. So ये पॉइंट क्या कहता है कि पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू पैसा लाना बहुत सिंपल प्रोसेस है। इसके थ्रू कोई भी कंपनी बहुत सिंपली शॉर्ट टर्म के लिए पैसा ला सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा तामझाम नहीं होता है। इसमें बस इन्वेस्टमेंट के लिए उस इन्वेस्टर को एक फॉर्म देके अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर देना होता है एंड जो कंपनी होती है उसे भी बदले में सिर्फ एक रिसिप्ट दे देना होता है। इसमें ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना पड़ता जो कि दूसरे सोर्सेस में करना पड़ता है। जैसे अगर हम इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसा ला रहे हैं तो पहले उसके लिए प्रोस्पेक्टस बनवाओ, फिर उसके बाद उसका एप्लीकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बनाओ, फिर उसका अलॉटमेंट को लेके डॉक्यूमेंटेशन बनाओ, फिर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, तो ऐसे बहुत डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है जो कि इक्विटी शेयर्स में होता है। लेकिन ये सब चीजें पब्लिक डिपॉजिट्स में बहुत कम होती है एंड इसी की वजह से पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू पैसा लाना एक कंपनी के लिए बहुत सिंपल प्रोसेस है। अब जो अगला एडवांटेज है वो है इकोनॉमिकल। तो ये पॉइंट क्या कहता है कि रेजिंग फंड्स बाय पब्लिक डिपॉजिट्स इज अ वेरी इकोनॉमिकल मेथड एज व्हाइल रेजिंग फंड्स द कॉस्ट्स इन्वॉल्व्ड आर वेरी लेस। देयर इज नो नीड टू इशू एनी काइंड ऑफ प्रोस्पेक्टस। द कंपनी ओनली नीड्स टू डू अ लिटिल बिट ऑफ एडवर्टाइजिंग। बिसाइड्स दिस द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिक्वायर्ड टू बी पेड इज ऑल्सो लेस। सो ये पॉइंट क्या कहता है कि पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू पैसा लाना ना ही सिर्फ इजी है बल्कि इसमें खर्चा भी बहुत कम होता है। पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू पैसा लाने में हमारे कंपनी का खर्चा बहुत कम होता है एंड इसलिए इसके थ्रू अगर पैसा लाया जाए तो वो हमारे कंपनी के लिए एडवांटेजियस होगा। मैंने आपको पहले भी कहा है कि कॉस्ट ऑफ रेजिंग बिजनेस फाइनेंस बहुत हद तक अफेक्ट करता है हमारे बिजनेस फाइनेंस के सोर्स को। तो क्योंकि पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू पैसा लाना सस्ता है तो इसके द्वारा हमें पैसा लाने में एडवांटेज मिलता है एंड ये जाहिर सी बात है कि अगर डॉक्यूमेंटेशन का काम हमें बहुत कम करना पड़ता है, इसमें जो है उतना तामझाम में नहीं जाना पड़ता है। अगर इसमें इन्वेस्टर को सिर्फ एक अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है तो जाहिर सी बात है कि इसके थ्रू पैसा लाना तो सस्ता ही होगा। सो ये पॉइंट से हमारा क्या मतलब है कि पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू पैसा लाना बहुत सस्ता प्रोसेस है एंड ये बहुत सस्ता प्रोसेस होना हमारे कंपनी के लिए एडवांटेजियस है। जो अगला पॉइंट है वो है नो चार्ज ऑन एसेट्स। The issue of public deposits generally does not involve any charge on the assets of the company. The assets of the company are free to be used in other beneficial business purposes. अब ये पॉइंट क्या कहता है कि पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू पैसा रेज करने में कंपनी को कोई एसेट को सिक्योर करके नहीं रखना पड़ता है। कंपनी को कोई एसेट या फिर कोई गारंटी नहीं देना पड़ता है किसी भी डिपॉजिटर को। तो क्योंकि कंपनी को कोई एसेट सिक्योर नहीं करना पड़ता है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो एसेट्स कंपनी को जरूरत नहीं है सिक्योर करने का वो उसको दूसरे बेनिफिशियल बिजनेस पर्पसेस में लगा सकती है। तो क्योंकि वो उसे दूसरे बेनिफिशियल बिजनेस पर्पसेस में लगा पा रही है सो ये उसके लिए एडवांटेजियस हो जाता है। अब जो अगला पॉइंट है वो है रिडक्शन इन इनकम टैक्स लायबिलिटी। द अमाउंट ऑफ मनी विच इज पेड एज इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स इज डिडक्टेबल व्हाइल डिटरमाइनिंग टैक्सेबल इनकम अमाउंट। दिस रिड्यूसेस द इनकम टैक्स बर्डन ऑफ द कंपनी। ये पॉइंट हमने प्रीवियस के सोर्सेस में भी पढ़ा हुआ है। सो ये उसी की
तरह है कि पब्लिक डिपॉजिट्स के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट का अमाउंट दिया जाता है वो इंटरेस्ट का अमाउंट इनकम टैक्स कैलकुलेट करते वक्त टैक्सेबल अमाउंट में से घटा दिया जाता है। तो क्योंकि वो टैक्सेबल अमाउंट में से घटा दिया जाता है तो इससे हमारा कंपनी का जो इनकम टैक्स का बर्डन है वो कम हो जाता है, हमारी कंपनी को कम पैसों के ऊपर टैक्स देना पड़ता है। तो क्योंकि हमारे कंपनी को कम पैसों के ऊपर टैक्स देना पड़ रहा है तो ये हमारे लिए एडवांटेजियस होगा ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए कि मान के चलिए हमारा इस साल का टैक्सेबल अमाउंट हो गया था 5 लाख रुपया, मतलब 5 लाख रुपया का ऊपर जो है हमें टैक्स देना था, लेकिन हमने इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स दे के रखा हुआ है 50,000 रुपया। तो क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स को हम घटा सकते हैं अपना इनकम टैक्सेबल अमाउंट को कैलकुलेट करते वक्त, तो उसमें क्या होगा कि ये जो 50,000 रुपया था ये इस 5 लाख रुपया में से घटा दिया जाएगा एंड हमारा जो नया अमाउंट है जो कि है 4.5 लाख रुपया इनकम टैक्स इस अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। सो इससे होगा क्या कि हमारा कंपनी जिसको पहले 5 लाख रुपया का ऊपर टैक्स देना पड़ रहा था उसे अब सिर्फ 4.5 लाख रुपया के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो ये पब्लिक डिपॉजिट्स के ऊपर का इंटरेस्ट का अमाउंट हमारे कंपनी के इनकम टैक्स बर्डन को हटा देता है। तो क्योंकि हमारे कंपनी के इनकम टैक्स बर्डन को घटा देता है सो बिकॉज ऑफ दैट ये हमारे कंपनी को एक एडवांटेज देता है। जो अगला पॉइंट है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। पब्लिक डिपॉजिट्स आर फ्लेक्सिबल व्हिच मींस दैट द अमाउंट रेज्ड बाय द कंपनी थ्रू पब्लिक डिपॉजिट्स कैन बी रिफंडेड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। दिस रिड्यूसेस द प्रॉब्लम ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। मैंने आपको बार बार कहा है, अभी भी कह रहा हूं कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चीज बहुत ज्यादा एंड कोई भी चीज बहुत कम दोनों ही ठीक नहीं है। सो इन द सेम मैनर कैपिटल का भी बहुत ज्यादा हो जाना हमारे कंपनी के लिए डिसएडवांटेजेस है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा कैपिटल हो जाने से हमारे बिजनेस फर्म में एक काम चोरी आती है एंड ये काम चोरी हमारे कंपनी के लिए ठीक नहीं है। सो ये पॉइंट क्या कहता है कि पब्लिक डिपॉजिट्स में हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है एंड ये फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? ये फ्लेक्सिबिलिटी ये चीज है कि पब्लिक डिपॉजिट्स के रूप में जो पैसा हम लाते हैं उस पैसे को हमें जब भी जरूरत पड़ता है उसे वापस किया जा सकता है। मतलब ये कि अगर हमें पब्लिक डिपॉजिट्स के द्वारा रेज्ड किया गया अमाउंट ज्यादा लगता है तो हम उसे वापस कर सकते हैं एंड उसको वापस कर देने से हमारा जो कैपिटल जो कि बहुत ज्यादा हो गया था वो कंट्रोल में आ सकता है एंड कैपिटल कंट्रोल में आ जाने से हमारे कंपनी में रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल होगा, ज्यादा कैपिटल नहीं होगा। तो ये हमारे कंपनी के लिए एडवांटेजियस होगा। क्यों? क्योंकि एकदम सटीक अमाउंट ऑफ कैपिटल होने से हम अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर सकते हैं। सो ये पॉइंट क्या कहता है कि पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू पैसा वापस किया जा सकता है जब भी हमें जरूरत पड़ता है एंड इसकी वजह से हम ओवर कैपिटलाइजेशन से बच सकते हैं जो कि हमारे कंपनी के लिए एडवांटेजियस होगा। जो अगला पॉइंट है वो है नो डिवीजन ऑफ ओनरशिप। ये पॉइंट ओनरशिप से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा है कि ओनरशिप, कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस को। सो ये पॉइंट क्या कहता है कि पब्लिक डिपॉजिट्स डू नॉट इंटरफियर इन द ओनरशिप ऑफ द कंपनी एज द डिपॉजिटर्स डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स। Thus the ownership of the company does not get divided and the owners need not have the fear of losing their ownership. सो ये पॉइंट क्या कहता है कि कंपनी का ओनरशिप जो होता है वो पब्लिक डिपॉजिट्स के केस में डिवाइड नहीं होता है। मतलब हमारे कंपनी का जो ओनरशिप है वो ओनरशिप के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर हम पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू पैसा लाते हैं। क्यों? क्योंकि पब्लिक डिपॉजिट्स में जितने भी डिपॉजिटर्स होते हैं वो कभी भी अपना ओनरशिप कंपनी के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते हैं। आपका डिपॉजिटर कभी भी आपसे ओनरशिप का डिमांड नहीं कर सकता है। वो आपको ये नहीं बोल सकता है कि आप हमें कंपनी में ओनरशिप में हिस्सा दीजिए। तो क्योंकि वो आपको ये चीज नहीं बोल सकता है तो आपका कंपनी का ओनरशिप में कोई डिवीजन नहीं होगा एंड आपका ओनरशिप आप तक सीमित रहेगा एंड ये आपके लिए एडवांटेजियस होगा। क्यों? क्योंकि कंपनी में जितना ज्यादा ओनर्स होगा कंपनी का वर्किंग उतना तरीके से अफेक्टेड होगा एंड अगर वो ओनरशिप एक गलत तरीके से अफेक्ट हो रहा है तो वो आपके कंपनी के लिए डिसएडवांटेजियस है। बट बिकॉज देयर इज नो डिवीजन ऑफ ओनरशिप एज इन केस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स, तो हमारा कंपनी जो है वो बिल्कुल सेफ है अपना ओनरशिप लूज करने से। जो अगला टॉपिक है वो है डिसएडवांटेजेस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स। मतलब कि पब्लिक डिपॉजिट से पैसा लाने में हमारे कंपनी को क्या क्या डिसएडवांटेजेस मिलते हैं। सो द डिसएडवांटेजेस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स आर एज फॉलोज। पहला पॉइंट है अनरिलायबल सोर्स। पब्लिक डिपॉजिट्स आर एन अनरिलायबल सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द जॉइंट स्टॉक कंपनी एज दिस फाइनेंसिंग सोर्स डिपेंड्स ऑन द मूड ऑफ द पब्लिक। इफ द मार्केट इज नॉट इन अ गुड सिचुएशन देन मेनी इन्वेस्टर्स वुड नॉट टेक इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिंग बिकॉज ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड। मेनी इन्वेस्टर्स माइट नॉट रिस्पॉन्ड टू द company when the company requires
tax capital, deposits may be withdrawn by the public if they find the company risky. These considerations thus make this process unreliable. तो ये पॉइंट क्या कहता है कि पब्लिक डिपॉजिट से भले ही पैसा लाना आसान हो, भले ही पैसा लाना सस्ता हो, लेकिन जब बात आती है एक स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस की, तो पब्लिक डिपॉजिट्स उस केस में उन स्टैंडर्ड्स पे खड़ा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पब्लिक डिपॉजिट्स के केस में जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट होता है वो सब पब्लिक के द्वारा इन्वेस्टेड होता है एंड वो पब्लिक के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पब्लिक मूड में है कि वो इन्वेस्ट करना चाहती है तो आपके कंपनी में पैसा आएगा, एंड अगर पब्लिक का मूड इन्वेस्टमेंट में नहीं है तो आपके कंपनी के पास पैसा नहीं आएगा। सो ये पॉइंट क्या कहता है कि क्योंकि पब्लिक डिपॉजिट्स के रूप में जो पैसा आता है वो पब्लिक के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। इसकी वजह से क्या होगा कि अगर कभी भी मार्केट अच्छे सिचुएशन में नहीं है, सो इन दैट केस जो पब्लिक होगी वो कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगी। एंड ये तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी भी इन्वेस्टर को लग रहा है कि कंपनी में इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है तो वो तो इन्वेस्ट नहीं करेगी। सो क्योंकि मार्केट के डाउन हो जाने पर पब्लिक जो है वो इन्वेस्टमेंट करने में उतना इंटरेस्ट नहीं लेगी, सो ये पब्लिक डिपॉजिट्स को डिसएडवांटेजेस बना देता है। मान के चलिए आप अपने सभी डिपॉजिटर्स के पास गए एंड 90% डिपॉजिटर्स ने यही कहा कि हम आपके कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट कंडीशन ठीक नहीं है, हमें नहीं लगता है कि अभी इन्वेस्ट करना ठीक होगा। सो उन सब ने आपके द्वारा दिया गया ऑफर को आपको वापस कर दिया है। सो क्योंकि ये ऑफर वापस हो गया है तो आपके पास वो पैसा नहीं आ पाया है एंड ये चीज आपके कंपनी के लिए डिसएडवांटेजियस है। इसके साथ साथ क्या होता है कि कभी कभी जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं कंपनी के इन ऑफर्स को। कंपनी ऑफर्स तो भेज देती है लेकिन वो कुछ बदले में रिस्पॉन्स ही नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ये सब कुछ पब्लिक के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। सो अगर पब्लिक का मूड नहीं होता है इन्वेस्ट करने का तो वैसे केस में बहुत पब्लिक होती है जो कि रिस्पॉन्ड ही नहीं करती है आपकी कंपनी को। तो ये भी आपके लिए डिसएडवांटेजेस है क्योंकि आपके पास एक रिलायबल इन्वेस्टर ही नहीं है, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर ही नहीं है जो कि आपको ये क्लियर कर सके कि उसको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। इसके अलावा क्या है कि डिपॉजिट्स में भी विथड्रॉन बाय द पब्लिक इफ दे फाइंड द कंपनी रिस्की। एंड अगर पब्लिक को लगता है कि कंपनी रिस्की है, कंपनी में इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है, सो वो अपने डिपॉजिटेड अमाउंट को वापस भी ले सकती है। एंड अगर वो अपने डिपॉजिटेड अमाउंट को वापस ले लेती है सो इन दैट केस आपका कंपनी का फाइनेंस बाहर चला जाएगा। एंड आपके कंपनी का फाइनेंस बाहर चला जाना ये आपके लिए डिसएडवांटेजियस तो जरूर है। तो ये पॉइंट क्या कहता है कि पब्लिक डिपॉजिट जो होते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे कंसीडरेशंस हैं जिनको कि अगर देखा जाए तो ये प्रोसेस डिसएडवांटेजियस भी अच्छा खासा है। पहला कंसीडरेशन ये है कि ये सब कुछ पब्लिक के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पब्लिक का मूड है इन्वेस्ट करने का तो वो इन्वेस्ट करेगी, अगर पब्लिक का मूड नहीं है इन्वेस्ट करने का सो इन दैट केस पब्लिक इन्वेस्ट नहीं करेगी। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि मार्केट अगर अच्छे कंडीशन में नहीं है सो बहुत सारे इन्वेस्टर्स होंगे जो कि इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे इन्वेस्ट करने में। सो इन केसेस ऑफ मार्केट बीइंग डाउन आपके पास एक अच्छा खासा सोर्स है नहीं। उसके बाद क्या है कि बहुत इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि एक टाइम पे रिस्पॉन्ड कर देते हैं, अगले टाइम पे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। बहुत इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि मार्केट को डाउन देख के पैसा वापस ले लेते हैं। सो ये सब कंसीडरेशंस की वजह से पब्लिक डिपॉजिट्स डिसएडवांटेजियस बन जाता है। जो अगला पॉइंट है वो है रिस्क टू इन्वेस्टर्स। ये पॉइंट क्या कहता है कि पब्लिक डिपॉजिट्स आर नॉट सिक्योर्ड बाय एसेट्स, सो डिपॉजिटर्स फेस हाई रिस्क व्हाइल इन्वेस्टिंग। दे हैव अ फियर ऑफ लूजिंग देयर इन्वेस्टेड अमाउंट। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो पब्लिक डिपॉजिट्स होते हैं वो किसी भी एसेट के अगेंस्ट सिक्योर्ड नहीं होते हैं। ये चीज हमने एडवांटेज में भी देखा हुआ है कि पब्लिक डिपॉजिट्स को इशू करते वक्त कंपनी किसी भी तरीके का सिक्योरिटी नहीं देती है। तो क्योंकि कंपनी किसी भी तरीके का सिक्योरिटी नहीं देती है तो जो इन्वेस्टर है उसका पैसा रिस्क में है। तो उसका पैसा रिस्क में होना ये एक इन्वेस्टर के लिए डिसएडवांटेज जरूर है। क्यों? क्योंकि अगर उसका पैसा डूब गया तो वो पैसा नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई सिक्योरिटी या फिर कोई गारंटी है नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसेस नॉट मच बेनिफिशियल फॉर न्यू कंपनीज एंड कंपनीज विद अनसर्टेन अर्निंग्स। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो पब्लिक डिपॉजिट्स का जो प्रोसेस है वो नए कंपनीज के लिए ठीक नहीं है एंड उन कंपनीज के लिए भी ठीक नहीं है जिनका अर्निंग अनसर्टेन होता है। सो ये पॉइंट क्या कहता है कि द प्रोसेस ऑफ रेजिंग फंड्स बाय पब्लिक डिपॉजिट्स इज नॉट वेरी बेनिफिशियल टू न्यू कंपनीज एज मेनी इन्वेस्टर्स वुड नॉट टेक इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिंग इन अ न्यू कंपनी बिकॉज ऑफ fear of risk involved in investing. A company whose earning is uncertain might also find this
दिस प्रोसेस डिफिकल्ट। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये जो प्रोसेस है ये नए कंपनीज एंड अनसर्टेन अर्निंग्स वाले कंपनीज के लिए रिलायबल नहीं है। अब वो कैसे रिलायबल नहीं है इसको समझिए। मान के चलिए आपका कंपनी अभी अभी मार्केट में नया नया आया है, अभी तक उसका उतना ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुआ है, अभी बस वो अपने अर्ली स्टेज में है। सो क्या ऐसे केस में मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स आपके कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें ये रिस्क होगा कि ये कंपनी अभी मार्केट में न्यू है। सो इसमें इन्वेस्ट अगर हम करते हैं तो हम अपने पैसे को रिस्क पे लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि इस कंपनी में हमें पैसा इन्वेस्ट करने पे लाभ मिलेगा या फिर हानि मिलेगा। सो ये कंसिडरेशन इस प्रोसेस को नए कंपनीज के लिए डिसएडवांटेजेस बना देता है एंड नए कंपनीज को बहुत मुश्किल आती है। जो अगला चीज है वो ये है कि अ कंपनी हुज अर्निंग इज अनसर्टेन माइट आल्सो फाइंड दिस प्रोसेस डिफिकल्ट। अब ये उन कंपनीज के लिए है जिनके अर्निंग्स अनसर्टेन होते हैं, मतलब वो कंपनीज जिनके अर्निंग्स में यूनिफॉर्मिटी नहीं होता है, मतलब जिनके अर्निंग्स में बहुत ज्यादा वेरिएशन हो जाता है। कभी कभी वो बहुत ज्यादा कमा लेते हैं तो कभी कभी बहुत कम कमा लेते हैं। तो जो कंपनी कभी कभार बहुत ज्यादा कमा लेती है एंड कभी कभार बहुत कम, ये प्रोसेस उसके लिए उतना ज्यादा एडवांटेजियस नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर वैसे कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी का अर्निंग्स में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है तो इससे क्या होगा कि इन्वेस्टर को मालूम ही नहीं होगा कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना अच्छा है या खराब है, तो वो तो इस कंपनी को साइड में रखेंगे इन्वेस्टिंग के समय में। क्यों? क्योंकि आप मार्केट में अकेले कंपनी नहीं है जो कि उनके पास इन्वेस्टिंग का ऑप्शन लेके जाती है। बहुत सारे कंपनीज होते हैं जो कि उनके पास इन्वेस्टिंग का ऑप्शन लेके जाती है। बहुत कंपनीज होंगे जो कि आपसे भी ज्यादा अच्छा ऑफर लेके जाते होंगे। सो ऐसे केस में अगर आपका कंपनी का अनसर्टेन अर्निंग है तो वो ज्यादा इन्वेस्टर्स को इंप्रेस नहीं कर पाएगा। एंड एट द सेम टाइम जैसा कि मैंने कहा कि और भी इन्वेस्टर्स हैं जो कि उनके पास गए हुए हैं, आपसे अच्छा इन्वेस्टमेंट लेके गए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो इन्वेस्टर्स उनको कंसिडर करेंगे, ना कि आपको। तो ये बात कि आपका कंपनी नया होने के कारण बेसी इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करने से डरेंगे एंड आपके कंपनी का अर्निंग अनसर्टेन है, ये भी इन्वेस्टर्स को आपके कंपनी से दूर रख सकता है। ये इस प्रोसेस को कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजियस बना देते हैं। जो अगला पॉइंट है वो है लिमिटेड रेंज ऑफ फाइनेंसिंग। पब्लिक डिपॉजिट्स इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग सोर्स, सो फॉर अ कंपनी व्हिच रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस दिस प्रोसेस इज नॉट मच बेनिफिशियल। Besides this, the process is suitable for raising low amount of finance. Raising large amount of finance is difficult. So ये पॉइंट क्या कहता है कि भले ही पब्लिक डिपॉजिट्स में हमें कम खर्चा में पैसा मिल जाए, हमें कम झंझट से पैसा मिल जाए, लेकिन ये जो पैसा मिलेगा ये बहुत कम समय के लिए मिलेगा। एंड ये तो हम जानते हैं कि पब्लिक डिपॉजिट्स इज अ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। सो ये पॉइंट क्या कहता है कि जो पब्लिक डिपॉजिट है वो एक शॉर्ट टर्म बिजनेस फाइनेंसिंग सोर्स है। वो बहुत कम समय के लिए ही आपके कंपनी को पैसा दे पाएगी, वो ज्यादा समय के लिए आपके कंपनी को पैसा नहीं दे पाएगी। तो क्योंकि वो ज्यादा समय के लिए आपके कंपनी को पैसा नहीं दे पाएगी तो इससे आपके कंपनी के लिए ये एक अच्छा खासा सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम कंपनी चाहेंगे कि उनके पास लंबे समय के लिए पैसा आए, ना कि छोटे समय के लिए, क्योंकि छोटे समय के लिए जो पैसा आता है उसे बार बार रिन्यू करवाना पड़ता है एंड ये डिसएडवांटेजियस होता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि आप पब्लिक डिपॉजिट से ज्यादा कैपिटल नहीं ला सकते हैं। एक सीमित मात्रा तक का ही कैपिटल पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू लाया जा सकता है। आप इक्विटी शेयर्स या फिर डिबेंचर्स जितना ज्यादा कैपिटल इसमें नहीं ला सकते हैं। इसमें कैपिटल लाने का एक सीमा होता है, एक लिमिट होता है कैपिटल लाने का। तो ये पॉइंट क्या कहता है कि भले ही इसमें एडवांटेजेस बहुत ज्यादा हो लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादा अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। एंड इसमें पैसा भी कम ही लाया जा सकता है, ज्यादा पैसा नहीं लिया जा सकता है। सो फॉर दीज रीजंस दिस सोर्स इज नॉट मच बेनिफिशियल। जो अगला पॉइंट है वो है प्रोसेस नॉट मच अपीलिंग टू इन्वेस्टर्स। डिपॉजिटर्स डू नॉट गेट एनी वोटिंग राइट्स, सो दे मे नॉट फाइंड इट यूजफुल इन इन्वेस्टिंग इन पब्लिक डिपॉजिट्स। अपार्ट फ्रॉम दिस द लो इंटरेस्ट रेट ऑल्सो डिस्टेंसेस द डिपॉजिटर्स फ्रॉम इन्वेस्टिंग। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि ये जो प्रोसेस है ये ज्यादा इन्वेस्टर्स को इंप्रेस नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि इसमें वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं किसी भी डिपॉजिटर को, किसी भी डिपॉजिटर को ओनरशिप नहीं मिलता है। तो अगर उससे ओनरशिप नहीं मिल रहा है तो ये उसको उतना ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसको छोड़ के वो इक्विटी शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकता है जहां
जहां पे कि उसे ओनरशिप मिल सकते हैं, वो डिबेंचर्स में भी इन्वेस्ट कर सकता है जहां पे कि उसे सिक्योरिटी मिल सकता है, लेकिन वो पब्लिक डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर रहा है एंड इसमें इन्वेस्ट करने के बाद उसे कुछ वोटिंग राइट्स मिल नहीं रहे हैं, तो उसका कुछ खास फायदा हो नहीं रहा है इसमें इन्वेस्ट करने का। इसके साथ साथ क्या होता है कि जो पब्लिक डिपॉजिट्स के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बाकी सोर्सेज के हिसाब से थोड़ा कम होता है, तो क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट कम है तो ये बात इस प्रोसेस को डिसएडवांटेजेस बना देती है। सो ये पॉइंट यही कहता है कि जो पब्लिक डिपॉजिट्स हैं उसका वोटिंग राइट्स नहीं देना एंड उसका लो इंटरेस्ट, ये दोनों चीजें उसको डिसएडवांटेजेस बना देती है। क्यों? क्योंकि इन दोनों चीजों को पूरा करने के लिए दूसरे सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस भी है जो कि इन दोनों चीजों को पूरा कर सकती है एक इन्वेस्टर के लिए। सो गाइस, हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है एंड इस वीडियो को खत्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूं कि आप प्लीज इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं आप एक बार उस बुक को जाके पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। आप प्लीज जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए। तो गाइस, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो इन ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद।